हेलो एवरीवन, वेलकम एंड कैसे हो आप सब। आपके कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए, ये भी ज़रूर मेरे को बता देना कमेंट्स में, ताकि मैं आपके लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दूँ। हालांकि मैंने आपको साइंस की पूरी एमसीक्यूज़ करवा चुकी है, एसएसटी की पूरी एमसीक्यूज़ करवा चुकी है, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट की भी जल्दी आ जाएगी एमसीक्यूज़। 15 नवंबर से पहले तक आ जाएगी सारी एमसीक्यूज़ हो सके तो। बट अभी जितना अवेलेबल है एसएसटी एंड आपका जो साइंस का एमसीक्यू हो रखा है, उसको जाकर के आप क्या करो, कंप्लीट करो। हमारे चैनल पे वो सारी एमसीक्यूज क्या है, अवेलेबल है, तो आपको उनको जाकर के करना चाहिए ना। तो आज जो है हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा नहीं कि हम आपको टर्म टू के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का वन शॉट वीडियो है। हालांकि इससे पहले मैंने वन शॉट वीडियो आपको एक दे रखा है, बट उसमें मैंने उतनी डिटेलिंग नहीं की है जो कि मुझे करनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हाफ एन आवर से 1 आवर तक में हम इस पूरे चैप्टर की डिटेल समरी नहीं, एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और एक एक जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसी चैनल पे आपको सारी कंटेंट्स धीरे धीरे मिलते जाएंगे, अवेलेबल होते जाएंगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे आज। और आप लोगों का जोश अगर अच्छा है तो चलो मेरे को थम्स अप दो एंड चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या बोल रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो इसको देखने के बाद हमको पता कैसे चलता है ना, क्या चलता है, कैसे चलता है, क्यों चलता है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में हम लोग आज जान लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक, मेटल एंड नॉन मेटल। आपका टाइम मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए ये देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तभी उससे हम लोग को आपकी वजह से हमें मोटिवेशंस मिलती है, ठीक है। सो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना चैनल को, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की स्टार्ट करेंगे। तो आपको मेटल्स पता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम ऐसे नहीं जानेंगे कि ये है मेटल और वो है मेटल। हम जानेंगे कि मेटल उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जानेंगे मेटल्स होते क्या है। स्टार्टिंग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम लोगों ने जान लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है तो हमको पता चल जाएगा कि क्या मेटल्स है और क्या नॉन मेटल्स है। सो जैसे मैं आपको बोल दूं कि जो जनरली सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, मिलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ये सारी चीजें जिसमें खूबियां हैं वो क्या होती है, मेटल होती है। आपको कोई कैसे डिफाइन करेगा, लेट सपोज आपका नेम अगर कुछ एक्स वाई जेड है तो आपको डिफाइन करने के लिए कुछ एबीसी लाइंस तो होंगी ना, वैसे ही मेटल्स के साथ भी है। तो दो प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि फिजिकल अपीयरेंसेस, फिर जाएंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जैसे ही हम आते हैं मेटल के, तो हमें क्या पता चलता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, कि वो जो जनरली सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं वो लोग, सॉलिड्स होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं, एक्सेप्शंस मैं बताऊंगा, लेकिन जितने भी मेटल्स हैं मोस्टली, ओके, मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ, क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। किस पे, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जो है ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। उसके बाद क्या है, ये हार्ड भी होते हैं। क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ये इजीली ब्रेकेबल नहीं होते, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होते हैं इजीली, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। क्या हो, उसके बाद मिलेबल एंड डक्टाइल। ये क्या बहुत ज्यादा क्या होता है, मिलेबल है, क्या है, मिलेबल है एंड डक्टाइल भी। अब बोले तो ये मिलेबल और डक्टाइल क्या होता है, तो देखो एक तरफ से देखेंगे और सब कुछ समझते चलेंगे। तो देखो यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मिलेबल क्या है, डक्टाइल क्या है। देखो अगर मैं कहूं, सबसे पहले बात करेंगे मिलिएबल की, ठीक है, पहले बात करेंगे मिलिएबल की। अगर मैं बोलूं मिलिएबिलिटी क्या है, आपने लिया एक मेटल, ठीक है, मैं मान लेता हूं ये मेटल आपने एजी लिया, और एक ले लिया, क्या ले लिया आपने, एक हैमर ले लिया, ठीक है, आपने एजी मेटल लिया। हालांकि आप एजी नहीं लोगे, अच्छा कोई बात नहीं, एजी ज़्यादा कॉस्टली है। चलो हम लोग लेट सपोज कौन सा मेटल ले लेते हैं, कॉपर मेटल लेते हैं। कॉपर मेटल आपने लिया और उसको क्या किया आपने, हैमर, इसको, इसका नाम क्या है, हैमर, हथौड़े का इस्तेमाल करके उसको पूरा पीट दिया। पीटने के बाद वो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, क्या ब्रेक होगा, टूटेगा वो, बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। चपटा कहने का सेंस क्या हो जाएगा, एकदम इतना ज़्यादा मिलेबल होता है ये सब्सटेंस कि उसकी थिन शीट बन जाएगी, है ना, एक शीट बन जाएगी ना, एक पतली सी जो है थिन शीट बन जाएगी, है ना। तो यही होती है इसकी मेलिएबिलिटी, कि इसको पटक पटक करके क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, वो दैट इज थिन शीट में बदल देना, उसको क्या कर देना, थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। पहले तो वो क्या था,
पहले इतना बड़ा इतना मोटा सा एक मेटल था, उसको हमने क्या किया, इतना पीटा, हैमर से इतना पीटा, जितना ही हमने पीटते गया वो उतना ही ज्यादा क्या हो गया, थिन शीट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया, थिन शीट में जाकर के कन्वर्ट हो गया हमारे पीटने से। किसके पीटने से, इस हैमर के पीटने से। जब हमने इस हैमर का इस्तेमाल किया इस मान लो कॉपर मेटल के ऊपर, तो कॉपर मेटल क्या हो गया, पूरा थिन शीट में बदल गया है ना। सो इसी के कारण हम लोगों को पता चल गया कि ये क्या है, मिलिएबल है। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो मिलिएबल वो नहीं होते हैं, आयोडीन वगैरह की बात करूं तो वो टूट जाते हैं, वो आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मिलिएबल क्लियर है कि थिन शीट में चेंज कर देना किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को। अब डक्टाइल, डक्टाइल क्या होता है, आप लोगों के घर में क्या आती होगी, डक्टाइलिटी की बात करते हैं, डक्टिलिटी की। तो आपके घर में क्या आती होंगी, वायर्स। वायर्स जनरली जो हमारे घर में आती है वो किसकी होती है, कॉपर की होती है ना, कॉपर की वायर्स होती है, और काफी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, गुड कंडक्टर होता है ये, इसलिए हमारे पास। आपको पता है कि गुड मिल, इसका जो मिलिएबिलिटी भी अच्छा है ये, यानी कि मिलिया सॉरी डक्टाइल है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। डक्टिलिटी भी इसकी अच्छा है, ये डक्टाइल है, इसी कारण हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम लोग इसका, दैट इज हम वी प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करते हैं, दैट इज वायर्स, है ना, थिन वायर्स हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। इसकी जो किसके कारण, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है कॉपर की, क्योंकि इसकी जो डक्टिलिटी, हम लेट्स सपोज मेरे पास ये 1 ग्राम का कॉपर है, अब मैं इस 1 ग्राम से मैं इतने पतले पतले वायर्स को तैयार करूंगा और आपके घर तक उसको भेजूंगा और उसके थ्रू कनेक्टिविटी में भेजूंगा। और एक ये सिर्फ गुड कंडक्टर ही नहीं, ये गुड मिलिएबल, गुड डक्टाइल भी है। गुड कंडक्टर बोले तो यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है बहुत अच्छे से पास करने देती है, जनरेट नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ये इजिली पास होने देती है खुद से, ठीक है, इजिली क्या करने देती है, खुद से पास होने देता है, ठीक है। सो दे आर जनरली सॉलिड, सॉलिड्स ही होते हैं, आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे लिक्विड स्टेट में, गैसेस में तो ना के बराबर ही है। हार्ड होते हैं, मिलिएबल और डक्टाइल होते हैं। अब एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे, उससे पहले देखेंगे कि ये जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, सिल्वर एंड कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर। देखो ये क्या होता है, गुड कंडक्टर, अभी मैंने आपको बताया था गुड कंडक्टर के बारे में, क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यानी कि ये जो हमारा कॉपर मेटल है ना और जो सिल्वर मेटल है, काफी ज्यादा गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बोले तो इसमें क्या होता है, काफी ज्यादा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। इसमें जो रेजिस्टिविटी है, आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी जो है इसमें जो है बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए ये क्या है, गुड कंडक्टर है, इजीली क्या करता है, हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी को जो है क्या करता है, अपने अंदर से इसको फ्लो करने देता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको डक्टाइल में बताऊं कि गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल है। अब कंडक्टिविटी की बात से थोड़ा डक्टिलिटी पे भी फिर आए वापस, तो क्या होता है, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है। 1 ग्राम गोल्ड से आप लगभग 2 किलोमीटर की क्या कर सकते हो, वायर को खींच सकते हो, इतना डक्टाइल होता है ये, ठीक है, इतना पतला वायर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो गोल्ड को। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। जो सिल्वर और कॉपर जो है ये डक्टाइल भी बहुत होते हैं, सॉरी डक्टाइल भी होते हैं, कंडक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, गोल्ड भी डक्टाइल कंडक्टर बहुत अच्छा होता है। 2 किलोमीटर 1 ग्राम से आप यहाँ बना सकते हो गोल्ड की मदद से। अब बात करें तो इनकी मेटालिक स्ट्रक्चर लस्टर होता है, यानी कि इसमें चमक होती है, चमक होती है, यानी कि खूब ज्यादा ये लस्टर करते हैं, यानी कि इसमें बहुत ही ज्यादा चमक होती है, यानी कि शाइनी शाइनी सरफेस होती है इसकी, काफी ज्यादा इसमें चमक होती है। ये अगर मेरे पिक्चर देख पा रहे हो आप, तो ये देखो इसमें जैसा शाइन है ना, ये तो आपके आप जाके आगे पढ़ोगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई ना, अच्छा है। चलिए देखिए मेटल लस्टर, मेटल लस्टर में मैंने आपको बता दिया ना कि क्या होता है, चमक होता है, काफी ज्यादा शाइनिंग रहती है। जैसे बात कर ले गोल्ड की, बात कर ले सिल्वर की, बात कर ले प्लेटिनियम जिसका आप पीटी बोलते हो, जिन सारी मेटल्स की बात करें, रिएक्टिविटी में तो ये बहुत सारे कम, बहुत ज्यादा कम है, बट इनकी जो लस्टर है, चमक है, काफी ज्यादा है। सोनोसिटी में मेटल्स की काफी ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, आसानी से मेल्ट नहीं होती है। आयरन की बात कर लो, कॉपर की बात कर लो, गोल्ड की बात कर लो, इन सब के लिए काफी ज्यादा 1000 ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के बाद जाकर के ये क्या होते हैं, पिघलते हैं, वेयरएज मेटल नॉन मेटल्स वगैरह तो तुरंत ही पिघल जाते हैं। तो इससे हमको पता चल जाता है और एक इजीली आइडिया लग जाता है ना कि सारी चीजों के बारे में कि कौन सा प्रॉपर्टी किसके लिए सही बैठता है। जैसे मेटल्स के लिए लस्टर, सोनोरस, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर, मेलिएबल, हार्ड, सॉलिड, ये सारी चीजें जो है मेटल्स के लिए आई हुई है। चलिए इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज से जाने से पहले नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे।
यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है मेटल्स के केस में, जैसे मरकरी जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिथियम और सोडियम जो है वो सॉफ्ट होता है, गैलियम और सीजियम का भी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है ना, हाथ पे रखते हैं यानी कि आपके ये पाम पे रखते हैं, ये जो गैलियम और सीजियम है ना वो क्या करेंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे आपके पाम पे ही, सोच लो आपकी बॉडी टेम्परेचर से ये क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जान करके आपको पता लग गया होगा अबाउट समथिंग मेटल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं और कहीं पे नॉन मेटल्स के भी एक्सेप्शंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पे बढ़ जाते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या बोलता है भैया, तो प्रॉपर्टीज देखेंगे, बाद में हम एक्सप्रेशन देखेंगे, दोनों मैंने लिख के रखा है, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ और एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। जनरली सॉलिड और गैसेज, और ये जनरली सॉलिड के जगह मैं लिखना चाहूंगा जनरली लिक्विड। ठीक है, लिक्विड और गैसेज, ये जनरली उतने सॉलिड्स में तो नहीं पाए जाते हैं, जनरली वो लिक्विड गैसेज, यानी कि इसमें तीनों केस बैठ जाएंगे। ठीक है, सॉलिड भी होगा, लिक्विड होगा, गैस भी होगा, तीनों केसेस अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो वो बिल्कुल ही सही माना जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स देखने के अगर हम देखते हैं तो जैसे हमारे पास कार्बन हो गया, हमारे पास फास्फोरस, सल्फर, काफी सारी चीजें हैं जो कि लिक्विड है, कुछ चीजें गैसेस होते हैं, है ना, हाइड्रोजन वगैरह जो है ना, कुछ गैसेस है, कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है। सो यानी कि अगर मेटल्स को देखोगे तो वो जनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शंस कुछ ही है उसमें, बट जो नॉन मेटल्स है वो आपको तीनों स्टेट में मिल जाएंगे फ्री नेटिव में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फिजिकल स्टेट्स उनके आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। नॉन मेटल्स में कुछ ज्यादा जो है हार्डनेस होती नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि वो मेटल्स में भी था सॉफ्टनेस बट एक्सेप्शंस था, बट यहाँ पे जनरली सारे ही सॉफ्ट होते हैं। अगर मैं आपसे काफी सारे मेटल्स की बात करूं तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपका आयोडीन, सल्फर वगैरह, तो ये भी सब क्या होते हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है, सल्फर, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। कार्बन है ना, कार्बन जो है हार्ड होता है। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है क्या। चलिए ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। ब्रिटल यानी कि इसको ये ना तो मिलिएबल होते हैं, मिलिएबिलिटी तो होती ही नहीं है, और डक्टिलिटी भी नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों खत्म। तो ब्रिटल यानी कि इसको जब हैमर करोगे, जैसे मैंने आयोडीन ले लिया, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ ये मेरा आयोडीन है, इस पे जब मैं क्या करूंगा, हैमर कर दूंगा, हैमर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा पीसेस में, और आपको क्या मिल जाएंगे, आई के पीसेस मिल जाएंगे, आयोडीन के पीसेस मिल जाएंगे, ये सारे पीसेस मिल जाएंगे, और आपको इससे पता चल जाएगा कि ये जो ब्रिटल होते हैं, नॉन डक्टाइल और नॉन मिलिएबल, ये जनरली आपको देखने को मिलते हैं। क्यों है ना, ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल और नॉन मिलिएबल आपको देखने को मिलते हैं। ये जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि अगर आयोडीन से, सल्फर से, ये सारे से आप अगर पास करोगे इलेक्ट्रिसिटी तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इनमें जनरली लश्चर नहीं होता है, लेकिन आयोडीन जो है इसका एक्सेप्शन है, आयोडीन में लश्चर होता है, मेरे बाकी सारे नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, उतनी लश्चरनेस नहीं होती है, उतनी चमक इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों है ना, इससे हमको समझ में आ जाता है कि नॉन मेटल्स के कंपेयर और मेटल्स का कंपैरिजन। अब अगर एक्सेप्शन की बात करें तो ब्रोमीन जो है यहाँ पे लिक्विड होता है। ठीक है, ये तो एक्सेप्शन की अगर बोले तो नहीं है, क्योंकि हमने बात किया कि ये लोग सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेस भी होता है, जो कि ब्रोमीन एक लिक्विड होता है नॉन मेटल। और वहीं अगर मर्क्यूरी बात करें Hg, तो वो क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड होता है मेटल्स में, है ना, अभी हमने बात की थी इसके बारे में। चलिए अब देखो आगे क्या बोल रहा है, डायमंड जो है एक एलोट्रॉप है, किस चीज का, कार्बन का, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, आपने पढ़ा होगा ना, कार्बोनिक कंपाउंड आपके टर्म 2 में, आपने अभी पढ़ा नहीं है तो आपको टर्म 2 के जब सिलेबस हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे कार्बन और इनएंड्स कंपाउंड में ये सारी चीजें कि एलोट्रॉप्स क्या होती हैं, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स क्या हैं, क्या है ग्रेफाइट, क्या है फ्लोरीन, है ना, क्या होता है फ्लोरीन, ये न्यू सब्सटेंस है। ठीक है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर का होता है, क्या होता है डायमंड, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग वहां जाकर के आपको बताने वाले, ग्रेफाइट वगैरह के बारे में भी हम लोग बताएंगे, एलोट्रॉप्स जो होते हैं। सो मान लो डायमंड, अभी जस्ट सिंपली कि डायमंड जो है एलोट्रॉप है, यानी कि पार्ट है कार्बन का, कार्बन से मिलकर बना हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। वेरस हमने पढ़ा था कि ये सॉफ्ट होता है सारी चीजें, तो बट ये इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन। अब बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है, ये भी एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि हमने माना था यहाँ की बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉट लस्टर होता है इसमें, बट हमने आयोडीन को देख लिया कि आयोडीन जो है क्या होता है, लस्टरस होते हैं, इसमें काफी ज्यादा क्या होती है, चमक होती है, लस्टरस होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने अभी नॉन मेटल्स के केस में देख ली। कुछ हमने देखी प्रॉपर्टीज, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस,
सॉफ्ट, ब्रिटल, बैड कंडक्टर, नॉन लस्टरस और कुछ एक्सेप्शंस इसमें देखिए। तो इससे हमको समझ में आ गया, ओवरव्यू मिल गया प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो सबसे पहले क्या करो, चैनल को जो है लाइक करो, वीडियो को, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करोगे तभी आपको, और जो है बेल को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है, एक भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो जाए। आप हम लोग को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कर करके, ताकि हम लोग आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस ला पाए, इनसे हम लोग को एक मोटिवेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का बेनिफिटेड। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहे हैं, बट हाँ, वी आर गिविंग यू अ प्रीमियम कंटेंट ताकि आप लोग भी कुछ अच्छा अचीव करो सको, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। ये हमारा छोटू सा प्यारा सा हमारा चैनल है, नॉट मेरा, ये हमारा चैनल है विंजो स्टडी, जिसका ख्याल रखना आपका भी काम है। आप इसको क्या करोगे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे। तो ज़्यादा मैं नहीं एडवर्टाइजमेंट करूँगा, ये मेरा कोई सेंस नहीं बनता एडवर्टाइजमेंट करने का। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं बाकी एजुकेटर की तरह आपको 2-3 मिनट एडवर्टाइजमेंट करने में थोड़ी बिता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे, वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे, है ना। हम लोग इसका वन शॉट कर रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ताकि जनरली टीचर्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें तो ये देखो, ये कितना डांस होकर कितनी खुश हो गई ना ये हमारी कैट, है ना, कितनी डांस करने लगी थी यहाँ पे। तो इसको भी जानना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग इस किटी को भी खुश करेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है कि उसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, और देखेंगे वो क्या फॉर्मेशन करता है। ये उसका एक फर्स्ट पहला जो है वो हमारा केस हो जाएगा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और यहीं से हम लोग पता चले करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो देखिए, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन टू ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि सारी मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, ऑलमोस्ट, मैंने बोला सारे ही नहीं, ऑलमोस्ट जो ज्यादातर मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मेटल जो है कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, सो मेटल ऑक्साइड का यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, हम मान लेते हैं M+O2 जो है एक साथ रिएक्ट करके M2O का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। M स्टैंड फॉर मेटल। तो ये क्या हो रहा है, हमको पता है कि ऑलमोस्ट मेटल जो है कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, वही हमको यहाँ पे दिख गया। नेक्स्ट थिंग बोला है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होता है, बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। ये इनका एसिडिक नहीं होता। ये जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, जो क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। जैसे कि हम मान ले Na2O, ठीक है, ये सारी जो है K2O, ये सारी जो ऑक्साइड्स है वो कैसी हो गई, मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। और कैसी हो गई, मेटालिक ऑक्साइड होने के साथ साथ बेसिक है, यह ना बेसिक नेचर होता है इनका। बेसिक कैसा होता है इनका नेचर। चलिए आगे अगर देखें तो बोलता है कि बट सब मेटल्स ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर एम्फोथेरिक। चलो एम्फोथेरिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी देखते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक जो है वो क्या होता है, जो कि जो एसिड के साथ एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और बेस के साथ बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं, एक तो हमारा हो जाता है Al2O3, है ना, एक हो जाता है आपका दैट इज Zn, दैट इज क्या, Zn2 है ना, जिंक ऑक्साइड ZnO क्यों। चलिए तो ये दो चीजें जो है वो क्या है, एम्फोटेरिक है। क्या है एम्फोटेरिक, यानी कि ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक की तरह बिहेवियर करेंगे। इसका बिहेवियर जो होगा वो ना ही सिर्फ एसिडिक होगा ना ही सिर्फ बेसिक होगा, बल्कि दोनों ही होगा इनका बिहेवियर, है ना, दोनों ही होगा इनका क्या होगा, बिहेवियर। ये एसिड के साथ एसिडिक शो करेंगे और बेस के साथ बेसिक शो करेंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट और वाटर। के बोथ एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे प्लस बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, क्या देंगे वो उस पर, सॉल्ट और वाटर। यहीं पे आपको मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट का कंसेप्ट बताया, कौन सा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग कितनी सारी चीजें लिंक करते जा रहे हैं, कितने चैप्टर्स को लिंक करते जा रहे हैं। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, अब यहाँ पे रिएक्शंस देख लेते हैं। आपने बता दिया कि मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन कैसा होता है, बेसिक होता है, तो आप उसका फॉर्मेशन करके भी दिखाओ पहले, तो ठीक है।
आपने बात की हम फॉर्मेशन करेंगे। तो मेटल में हमने लिया सोडियम Na, सिंबल क्या होता है Na प्लस, और O2 लेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 माइनस, माइनस चार्ज है। चलिए इसको जब हम करेंगे तो क्रिस क्रॉस होने के बाद Na और O2 का जो है 2O माइनस और ये प्लस एक साथ क्या होगा, एक्सचेंज होकर के क्या फॉर्मेशन करेगा, Na2O, है ना, Na प्लस और O माइनस, ये क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम ऐसे ना लिख करके डायरेक्ट Na2O बोलेंगे। ये एक कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है। बात करेंगे तो ये कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है एक टाइप से, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का बेसिक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। अब चलो अगर नेक्स्ट अगर एक आध और एग्जांपल देख ले तो हम लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज मैं ले लेता हूँ कैल्शियम, कैल्शियम के साथ O2 को रिएक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, CaO, है ना, CaO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है हमारा, कैल्शियम, कैल्शियम है, और ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम का ऑक्साइड है यहाँ पे। तो ये हमसे क्या पता चल रहा है, और ये सारे जो मैं आपको फॉर्म करवा रहा हूँ ये कैसे बेसिक है, ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, ये हमको प्रॉपर्टीज से ही पता है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमको ये बताती ही है। तो ये सारी जो फॉर्मेशन होंगे, सोडियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ना सॉरी ऑक्साइड हो, ये सारी चीजें कैसी होगी, बेसिक होगी इन द नेचर, है ना। ये हमने अभी सीख लिया है और अभी अच्छे तरीके से जान लिया है, तो अब एग्जामिनेशन में मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होंगी। बट सम अब देखो, अब जैसे कि अगर हम एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाएं तो हमको पता है एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज होता है और इस पे माइनस चार्ज होता है, तो ये क्या बना देगा, Al2O3, जो कि क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ये क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर, बट ठीक है, इसमें दोनों एसिडिक और एज वेल एज बेसिक बिहेवियर को ये शो करेगा, है ना। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दे के रखे हैं, उसको भी पढ़ ही लेते हैं एक बार और जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि जैसे ही हमने क्या किया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ HCl को रिएक्ट करवाया तो AlCl3 सॉल्ट बनाया और ये H2O क्या किया, वाटर रिलीज किया। सेम अगर हमने वही एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ भी रिएक्ट किया तो उसने हमें क्या दे दिया, सॉल्ट प्लस वाटर का हमको फॉर्मेशन करके यहाँ पे क्या किया है, दे दिया है ना। सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सॉल्ट के रूप में, है ना। तो इससे हमको क्या पता चल जाता है, इससे हमको पता चल जाता है दैट इज कि ये जो है ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, यानी कि ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट करके जो है हमको सॉल्ट और प्लस वाटर ये हमको देंगे ही देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। बट मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। आप याद रखोगे कि मोस्टली जो है मेटल के जो ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड जो है नॉट इनसॉल्यूबल होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। तो बहुत सारे जो कुछ अल्कली के मेटल्स के बने हुए मेटल ऑक्साइड होते हैं उसको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, घुल मिल जाते हैं और उसके साथ क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड। जैसे कि Na2O के साथ हमने H2O का रिएक्शन करवा करके 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये K2O यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम के साथ क्या हमने, पोटेशियम ऑक्साइड के साथ हमने क्या रिएक्ट करवाया, ये हमने वाटर को रिएक्ट करवाया और इससे क्या फॉर्म हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। किसके किससे मिलने से, ये सोडियम ऑक्साइड और वाटर के मिलने से ये सारे क्या होते हैं, अल्कलीज कहलाते हैं, जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। यहाँ से आपको अल्कलीज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि अल्कलीज क्या होते हैं। सो आपको पता होना चाहिए था कि अल्कलीज क्या होते हैं। अल्कलीज वो ऐसे बेसेस होते हैं, ये ऐसे बेसेस होते हैं जो कि क्या होने चाहिए, सॉल्यूबल होने चाहिए, सॉल्यूबल इन वाटर। इन सारी को हम लोग बोलेंगे अल्कलीज, है ना, जो कि सॉल्यूबल होंगे, घुलनशील होंगे वाटर में, उसको बोल देंगे हम लोग एल्कलीज। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीजें क्या होती है, एल्कलीज होती हैं, जो कि जनरली सॉल्यूबल हम लोग को देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आगे है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, है ना, रिलेटिव। अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने क्या किया है, हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। अरे हाँ भाई, आप अगर पूछोगे कहाँ करवाया तो ये देखो अभी हमने जस्ट करवाया है। जैसे कि सोडियम Na2O को क्या किया था, वाटर के साथ रिएक्ट करके हम लोग क्या कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे ना, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। और यहीं पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन करवा करके
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन कर रहे थे। तो ये हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। तो हमने दो चीजें देख दी, एक O2 के साथ हमने फॉर्मेशन करवाया और एक H2O के साथ इसका रिएक्शन करवा के देखा। तो यहाँ पे हमको भी मिल रहा था, यहाँ पे बेस मिल रहा था, यहाँ पे ऑक्साइड्स मिल रहे थे। जब उसी ऑक्साइड्स को हमने वाटर में मिलाया तो उसने हमें एक बेस दे दिया, हाइड्रोक्साइड्स दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, है ना। सारे मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। पोटाशियम और सोडियम जो है तुरंत रिएक्ट कर लेगा वो एयर के साथ, और क्या कर जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्या करे, विगरसली वो क्या करे, वो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, सोडियम एंड पोटाशियम। इसीलिए इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, इसको रखते थे कैरोसिन में। कैरोसिन में ये डांस करिए क्योंकि इसको बहुत ही मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ के। अगर मुझसे मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ के तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे वीडियो को, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री एजुकेटर आपका केमिस्ट्री का सारा डर भगा देगा, ठीक है। तो हम बहुत ही ज्यादा इजी पीजी आपके लिए सब्जेक्ट बना देगा। तो देखो कैरोसिन, कैरोसिन में रख रहे हैं क्यों, क्योंकि ये जो रहता है काफी ज्यादा विगरसली रिएक्ट कर जाता है ना, कैच कर लेता है फायर को तुरंत ही। नेक्स्ट थिंग, hence to protect them prevent accidents and keeps in the immersed kerosene oil। यहाँ भी वैसा ही लिखा हुआ है जो आपको मैंने अभी बताया। आप देखो नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहा है कि at ordinary temperature the surfaces of magnesium, aluminum, zinc, lead are covered in a thin layer of oxide। यानी कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी यानी कि ऐसे ही रख दोगे इसको, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और जो ये सारी चीजें क्या होती है, इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर क्या करते हैं, जम जाता है। O2 का लेयर क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। वो प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन करके बना लेते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सैंड पेपर से उसको क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। बिफोर अगर हम किसी चीज का रिएक्शन करवा रहे हैं, बिफोर रिएक्शन करवा रहे हैं, आपको मैंने MgO2 का भी रिएक्शन करवा के दिखाया था ना, है ना, MgO में। सो आपको मैंने क्या बताया था, वहाँ भी मैंने आपको ये बातें बताई थी कि वो क्लियर करते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स या मेटल कार्बोनेट्स के लेयर उस पर फॉर्म हो जाते हैं। लीड के, जिंक, एल्यूमिनियम सबके ऊपर एक थीन लेयर चढ़ जाती है ताकि वो जो है वो प्रोटेक्ट रहे अंदर का पार्ट, ठीक है। वो प्रिवेंट करता है मेटल को फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। एक बार ऑक्सीडेशन कर देता है, फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन वो रोकता है ना। अब देखो ये कितने खुश है, ये डांस कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को भी डांस करना चाहिए। चैप्टर इजी पीजी हो रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना। Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sparkled in the flame of burner। आयरन जो है वो डो नॉट बर्न ऑन हीटिंग, हीटिंग पे तो नहीं बर्न होता है, लेकिन वो क्या करेंगे, जब अगर उनको स्प्रिंकल करें फ्लेम ऑफ बर्नर पे, अगर हम उसको स्प्रिंकल करें फ्लेम और बर्नर पे, मान लो ये मेरे पास फ्लेम बर्नर है फ्लेम, और इस पे आयरन फ्लिंग्स को डाले तो आयरन फ्लिंग्स क्या करेगी, विगरसली क्या करेगी, जलेगी। वैसे अगर तवा पे हीट करें इसको तो वो उसके साथ नहीं विगरसली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जो है वो बर्न नहीं करेगा, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर ऑफ लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो Cu प्लस O2 CuO बना लेगा। ये तो जलेगा नहीं, लेकिन ये ब्लैक कलर की कोटिंग लगा देगा, है ना, ब्लैक कलर की क्या करेगा, कोटिंग लगा देगा खुद के साथ। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। आपके हाई टेम्परेचर पे भी जो ये Ag और Au है, सिल्वर और गोल्ड जो है वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा लीस्ट मेटल होता है। वो कहाँ से हमको पता चलेगा, तो उसके लिए आती है आगे रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि आगे जाकर के हम लोग देखने वाले हैं। इतना सारा चीज़ अगर क्लियर है तो आप एक थम्स अप दे देना, लाइक कर देना, ठीक है। हम आप लोगों के लिए एक एक चीज़ आपको डिटेलिंग करवा रहे हैं। रिएक्शन विथ वाटर, तो रिएक्शन विथ वाटर सेम केस मैंने वो आपको दिखाई दिया था। आप देखो मेटल जो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करने के लिए, है ना। तो मेटल ऑक्साइड डेटा सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में वो डिसॉल्व करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। आप देखो मेटल को डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। अब उस मेटल ऑक्साइड को यहाँ लेके आओ, फिर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करो तो मेटल का हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म होगा। इन द केस ऑफ द एल्कलाई मेटल, एल्कली मेटल के केस में ये जनरली होता है ना, ये एल्कली मेटल के केस में जनरली होता है। आगे जाके देखें तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स वाटर, देख लो पोटेशियम और सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा वायलेंटली कर देंगे कोल्ड वाटर के साथ। इनफैक्ट ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देंगे Na ठीक है। सारा ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये तुरंत इनको मिलेगा और ये कोल्ड वाटर के साथ भी क्या करना शुरू कर देंगे, रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। तो रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है, एक्सोथर्मिक होता है, इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन गैस का, जो कि कैच कर लेता है यहाँ पे फायर को। नेक्स्ट थिंग क्या बोला, जो रिएक्शन है वेरस, ये तो बात चल गया हमको पता कि ये जो है बहुत ही ज्यादा विगरसली, बहुत ही ज्यादा वायलेंटली तरीके से या करते तुरंत जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट पे जाए तो रिएक्शन अगर कैल्शियम करे वाटर का तो वो लेस वायलेंट होता है। हीट इज इवॉल्व नॉट सफिशिएंट द हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर। ठीक है, इसमें इतनी हीट नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन गैस जो है फायर को कैच कर ले। ठीक है, कैल्शियम जो है स्टार्ट कर देता है फ्लोटिंग, और जो बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो स्टिक हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। देखना है तो क्या करोगे, कैंडल ले जाके जाओगे, पॉप साउंड आएगा, आप लोग वहां पे देख लोगे वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखो वहीं पे अगर अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये जो मैग्नीशियम है बड़ा ही ठीक है एमजी, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, इसको गर्मा गर्म पानी चाहिए, इसको नहीं नहाना है कोल्ड वाटर से, इसको हॉट वाटर चाहिए एमजी, तभी ये रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, है ना। तो चलो ये भी क्या करता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है सतह पे इसका जो है बबल्स के रूप में, है ना, बबल्स के रूप में पानी की सतह पे ये भी क्या कर देता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है। अब जो आ जाते हैं हमारे महाढीठ एलिमेंट्स, यानी कि जो कि बहुत ही ढीठ टाइप के एलिमेंट्स हैं, जो कि एल्यूमिनियम आयरन जिंक, बहुत ही काम के मेटल है। बट देखो ये डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, डायरेक्ट जा करके एकदम स्टीम से रिएक्ट करेंगे और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। लीड कॉपर सिल्वर आर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि ये इसको चाहे स्टीम दे दो, चाहे इसको कोल्ड वाटर दे दो, चाहे हॉट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉपर सिल्वर गोल्ड लीड ये सारे रिएक्ट ही नहीं करेंगे। वेयर एज अल्युमिनियम जिंक और आयरन जो है वो रिएक्ट करेंगे तो करेंगे सिर्फ स्टीम के साथ, है ना, वो क्या करेंगे, सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। इतना दूर समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो पे एक लाइक तो दे ही सकते हो ना, एक थम्स अप लाइक दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं कुछ और नई बातें और कुछ और जानने को मिलता है हमें, और इस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन। तो अब देखिए रिएक्शन विद एसिड अगर करते हैं तो अब क्या होता है भैया, तो अब देखो हम लोग काफ़ी धीरे जा रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहे एक एक करके, और आप लोग घबराओ नहीं, हम आपके साथ है आपके एग्जाम तक। ठीक है, रिएक्शन करना है एसिड के साथ तो मेटल प्लस एसिड का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे ही वो H2 गैस प्रोड्यूस होगा ना तो उसको क्या करेगा, वाटर फिर से बना देगा। क्या ये जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, इससे पहले वो हाइड्रोजन निकले उसको क्या कर देता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है। ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है। जनरली तो मेटल प्लस एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, बट ये जो HNO3 है वो क्या एक्सेप्शन है इसका, है ना। ये ऑक्सीडाइज कर देता है H2 को टू प्रोड्यूस द वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये खुद जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, खुद को रिड्यूस कर लेते हैं और हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसको इतना पता होता है क्या। अब जो मैग्नीशियम और जो मैग्नीज है वो रिएक्ट कर लेता है डाइल्यूट के साथ, वेरी डाइल्यूट, बहुत ही ज्यादा अगर डाइल्यूट करके डालोगे HNO3 के साथ, तब वहां किसी केस में जाकर के मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट हो जाता है। ये इसी स्टेज केस में यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट हो जाता है Mn की। और अगर अगर मैम जी की बात करें तो उसके साथ डाइल्यूट अगर है, वेरी डाइल्यूट, नॉट सिर्फ डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट जो है HNO3 दीजिएगा तब ये क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर देगा, है ना। चलिए इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो चलिए ताली दीजिए। एंड आपको खुशी होना चाहिए कि आप रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होगा तो अब क्या होगा, तो सारी चीजें जानने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, है ना। तब देखो एक मोर रिएक्टिव मेटल जो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, ये कहाँ से पता चलता है, रिएक्टिविटी सीरीज से। देख लेते हैं आगे जाकर के पहले रिएक्टिविटी सीरीज को। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोल रहा है, मेटल्स अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है उसको सबसे ऊपर, और जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है उसको सबसे नीचे रखा गया है। सो ये देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सॉरी सिल्वर एंड गोल्ड, ये आपके पास दिया गया। सबसे पहले पोटेशियम आ जाता है कि सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। नीचे से ऊपर से नीचे जाइएगा तो रिएक्टिविटी घटेगा, और नीचे से ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे क्या कर रहा था, रिएक्टिविटी क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। यही था हमारा, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक समझ में आएगा। अब देखो एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल का। जैसे मेटल सॉल्यूशन ये है और सॉल्ट सॉल्यूशन है बी का, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस करके सॉल्ट सॉल्यूशन खुद ए का बना लेगा और बी का बना लेगा। फिर ये मैं ये बात कहना चाहूंगा
कि वो मेटल ए जो है ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए मेटल बी से, ठीक है, तभी वो कुछ कर पाएगा, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी यूज टू डिटरमाइन दिस रिएक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, एक टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ Zn प्लस ऑफ अगर मैं बात करूँ Zn प्लस ऑफ Na प्लस ऑफ ZnCl, है ना। तो अब क्या करेगा, NaCl प्लस ऑफ Zn को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो ये क्या किया, ये लेस रिएक्टिव है सोडियम के कंपेयर में, तो सोडियम ने इसकी जगह लेकर के उसको अलग कर दिया, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया, और इसी से हमको ये समझ में आ गया ये टॉपिक अच्छे से। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज ओपी है ना, ओपी इन द चैट लिख दो जल्दी से। वाई इनर्ट गैस आर इनर्ट। अब हम लोग बात करेंगे इनर्ट गैसेस की, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इनर्ट गैसेस क्यों इनर्ट होती हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं नोबल गैस, यानी कि शाही गैस है होते हैं ये नोबल गैस। अब नोबल गैस इसको क्यों बोलते हैं, इसको ये क्या शाही है, तो सर जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो ये क्या होता है ना, ये जो एक मान लो कि ये जो है ये एकदम गुरु है, ये क्या है, गुरु है। जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स है, जितने भी मेटल्स और जो नॉन मेटल्स है वो इनके जैसा बनना चाहते हैं। जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स है ये हमेशा चाहते हैं कि हम अपने गुरु जी जो इनर्ट गैस है, जो नोबल गैस है ना, नोबल गैस की तरह हम लोग क्या करें, वो बन जाए, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने पे क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है। ये हमारा लुईस कंसेप्ट है ना। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाता है, नोबल गैस के क्या होते हैं, एट्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में क्या होता है, ड्यूप्लेट पूरा होता है। क्या होता है यहाँ पे, हीलियम में ड्यूप्लेट पूरा होता है, वेयरएज 8 में क्या होता है, ऑक्टेट पूरा होता है ना। क्या होता है यहाँ पे, ऑक्टेट पूरा होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है। नो अदर एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसेस अदर देन द किसके, नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस में ही ये खासियत होती है। लेकिन हीलियम की अगर बात करें तो वो 2 में ही स्टेबल हो जाता है, वो डुप्लेट पूरा करता है। सिमिलरली हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका 2 में ही काम चल जाता है, वो भी डुप्लेट को ही पूरा करता है ना। चलिए अब आगे अगर बात करें तो आगे क्या लिखा हुआ है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्टेबल। जो कॉन्फ़िगरेशन है 8 इलेक्ट्रॉन्स का लुईस के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबल होता है, जो कि मेक बनाता है नोबल गैसेस को इनर्ट बना देता है, और वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है 8 इलेक्ट्रॉन्स का वो सिर्फ उसको बोलते हैं ऑक्टेट, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। और इसी पे ऑक्टेट रूल भी है, ठीक है। ये क्या है, इसी पे हम लोग का ऑक्टेट रूल है, जो कि आप लोग हायर क्लासेस में जाकर के अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अब एटम ऑफ द अदर एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी इफ दे गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। अगर किसी एटम्स के एटम और सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल हो गए, और कहीं से आ गए सो वो भी स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑक्टेट वाला केस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सारे मेटल्स इसके जैसा बनना चाहते हैं। तो आपको पता चल गया कि नोबल गैस क्यों नोबल है, इनर्ट गैस क्यों इनर्ट है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल्स में होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज मैं क्या बात करना चाहूंगा, नियॉन की। तो नियॉन का जो है, अगर मैं ये पहला शेल ये मैं मान लेता हूँ वो था मेरा न्यूक्लियस, और ये मेरा एक शेल और ये मेरा दूसरा शेल। सबको पता है 2n² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहले में कैसा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। तो ये हो गया 2, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब सर बोलोगे सर जी इसमें 8 आपने कैसे पता लगाया, तो इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर n कितना होता है इसका, तो आप बोलोगे सर जी 10 होता है। 10 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8 आएगा। तो 8 जो है तो क्या हो जाएगा, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया ना नियॉन गैस को। वेयर एज अगर हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम में जो है वो एक ही सेल रहता है और ड्यूप्लेट ये पूरा करके खुश ही रहता है, ठीक है। तो अगर ये 2n² फॉर्मूला से ये क्या है, 2 इसके लिए स्टेबिलिटी इसको दे देता है, तो इसके लिए और कहीं जाने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। तो इनर्ट गैस इसलिए इनर्ट है क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है या तो डिप्लेट पूरा है। देख लो यहाँ पे कुछ नोबल गैसेस मेटल्स के बारे में दिया गया और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटना नहीं है, ध्यान से समझो। हीलियम का जो है के शेल में सिर्फ 2 होते हैं, नियॉन का 10 होता है एटॉमिक नंबर, के शेल में 2, एल शेल में 8। आर्गन का होता है 18, के शेल में 2, एल शेल में होता है आपका दैट इज 8 एंड एम शेल में होता है 8। आपको अगर नहीं पता शेल क्या होते हैं, शेल क्या होते हैं, तो एनर्जी और वाइटल्स होते हैं, एनर्जी होते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मूव होता है। ये क्लास 9th का कंसेप्ट है जिसको आप क्लास 11th में जाकर के बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो, है ना। आपने, मुझे लगता है आपने अच्छे से याद रखा होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो 2,8,1 जहाँ की एटॉमिक नंबर 11। वही नाइट्रोजन की देख लो 7 तो 2,5। तो मेटल एंड नॉन मेटल में हमको कोई भी ऐसा केस नहीं मिला जिसका आउटर मोस्ट सेल में क्या हो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ऑक्टेट रूल यहाँ पे फॉलो हो नहीं रहा है। सिर्फ इन द केस ऑफ द नोबल गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है। सो इस वजह से ये स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल है। क्यों है ना,
चलिए, हाउ एनी अटेन्स स्टेबिलिटी, अब देखना है हम लोग को एनी जो है सोडियम जो है अटेन कैसे कर लेता है स्टेबिलिटी को, है ना। जो सोडियम है, सोडियम मेटल है हमारा, वो अटेन कैसे कर लेता है स्टेबिलिटी को। तो हमको पता है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1 होता है। और जैसे ही देख लो, अब मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाना चाहूंगा। देखो, जैसे ये मेरा सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन जो है इसका क्या है, एन जो 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे 2n² फार्मूला यूज करके 2,8,1 आया है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये ऑक्टेट करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर दे, या तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट एक इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर देगा, दैट इज क्वाइट इजी। तो ये उसी को इजी करना सही समझता है। तो ये क्या करता है, Na+ बनाने के लिए एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से माइनस करके सोडियम का जो है केटायन को फॉर्म कर लेता है। हमको पता है केटायन क्या होता है, केटायन होता है पॉजिटिव आयंस कॉल्ड केटायंस, है ना। तो ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूट किया, तो 2,8,1 जो कि पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करता है। तो ऐसे ही करके उसके ऑक्टेट में क्या हो गया, 2,8 हो गया, यानी कि Na+ हो गया, उसकी स्टेबिलिटी उसको मिल गई। तो Na विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आउटरमोस्ट सेल में, है ना। अब इसको मिल गए स्टेबिलिटी। तो Na से क्या हुआ, Na से जो है Na+ बनने के लिए उसको क्या करना पड़ा, Na+ और इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना पड़ा खुद से, क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को अगर लेता तो वो क्वाइट इज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सो वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ज्यादा इजी समझेंगे, है ना। अब देखो क्लोरीन कैसे अटेंड करता है स्टेबिलिटी को। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्लोराइड आयंस कैसे बनाएगा, तो क्लोराइन का जो केस है वो कैसा होता है, अब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, गेन कर लेगा, क्योंकि 2,8,7 में 7 को लूज करना इज नॉट इजी एज कंपेयर, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है तो वो एनायन बना लेगा। तो ये क्या करता है क्लोरीन, क्लोरीन जो है 2,8,7 से एक इलेक्ट्रॉन्स को खुद अपने साथ लेकर के Cl- आयन यानी कि 2,8,8 बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड आयन, है ना। क्लोराइड आयन को वो क्या करता है, फॉर्म कर लेता है इसी टाइप से, और क्या कर लेता है, स्टेबिलिटी इसको मिल गई। तो सभी लोगों अभी तक हमने जो भी केस डेज देख रहे हैं वो क्या करें, सारे लोग जो है स्टेबिलिटी पाने के लिए सारी चीजें यहाँ पे हो रही है ना, स्टेबिलिटी पाने के लिए यहाँ पे सारी चीजें हो रही है। क्लोरीन कोई गेन कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है ना। अब देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास में यही है और आपको आयोनिक बॉन्ड में ये चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं ये कैसे होता है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से देखेंगे, सोडियम क्या है, सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा क्लोरीन को, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में जो है, अब देखो कि हम लोग या तो क्रॉस या तो डॉट से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक का जिसने हमने सोडियम का डॉट ले लिया, क्लोरीन का क्या लिया है क्रॉस। सो इसमें 7 थे तो एक इसने डोनेट किया, तो इसने Na+ केटायन बना लिया, और ये Cl- एनायन बना लिया। इसने एनायन बनाया, इसने बनाया केटायन, है ना। ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ चलेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सोडियम एंड क्लोराइड आयन आर ऑपोजिटली चार्ज, है ना। वो क्या करते हैं, खुद को अट्रैक्ट करते हैं, और उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है NaCl का फॉर्मेशन करने के लिए। चलिए अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि आयोनिक बॉन्ड में अब हम लोग आ गए हैं। सो NaCl क्या है, एक जो है आयोनिक बॉन्ड है, ये क्या है, एक सॉल्ट है सबसे पहले, है ना, सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। ये एक आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म करता है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, मैं लेट सपोज मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेना चाहूंगा, यहाँ पे देख लो, ये मेरे पास Na है। Na क्या होता है, Na के आउटर मोस्ट सेल में मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, और ये Cl है, Cl के कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना, 7 हो गए। अब देखिए ये क्या करेगा, ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयंस। तो ये यहाँ से जाकर के NaCl का यहाँ पे इसने फॉर्मेशन कर लिया है। ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड्स का ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ना, फोर्स ऑफ बॉन्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बॉन्ड, है ना। चलो तो ये क्या कर रहा है, अब देखो आयोनिक बॉन्ड होते क्या है, तो मेटल प्लस अगर नॉन मेटल अगर शेयरिंग कर रहे हैं ना, मेटल प्लस अगर नॉन मेटल शेयरिंग कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा आयोनिक बॉन्ड, मेटल प्लस नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड। और अगर मेटल अगर नॉन मेटल और मेटल करते तो वहां पे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, जो कि आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अच्छे से पढ़ना है। तो वहां पे भी देखेंगे, बट यहाँ पे भी थोड़ी सी बातें जान लेंगे
कोवेलेंट बॉन्डिंग पे। बट आपके एग्जामिनेशन में ये आने वाला नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा। सो ये जो सोडियम क्लोराइड है आपके बुक में जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीईआरटी में इसकी जो दी हुई है। सो इससे हमको पता चल गया आयोनिक बॉन्ड क्या है। आयोनिक बॉन्ड क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, क्या हो रहा है, इस डोनेटिंग कर रहा है, शेयरिंग नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डोनेटिंग हो रहा है। एन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है Cl माइनस बनाने के लिए NaCl माइनस, यानी कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है कोई और इलेक्ट्रॉन ले रहा है। चलो वापस आ जाएंगे स्लाइड पे। तो यही सारी चीजें इसने बनाया कि सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स बट एग्रीगेट्स ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयंस। ये दोनों को इसलिए अब क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड पे होते हैं, और ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो कि हम आगे जाकर के भी देखने वाले थे। इस चैप्टर का हम लोगों ने 90% पार्ट कर लिया है। जो आपके आयोनिक बॉन्ड और उसके प्रॉपर्टीज है वो आपका नेक्स्ट पार्ट है ना। आप जानेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है आयोनिक बॉन्ड की या आयोनिक कंपाउंड की। तो देख लेते हैं एक बार प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड की। तो देखो फिजिकल नेचर, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर में, ठीक है। इसको तोड़ने से टूट जाएगा, सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा, यानी कि बट इसको हैमर करोगे ना तो ये क्या जाएगा, ब्रिटल कर जाएगा। जैसे कि NaCl अपने घर का सॉल्ट जो कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं उसका ही एग्जांपल देख लो। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होती है, इसके हाई और बॉइलिंग पॉइंट होती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्यूमेंट बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्यूमेंट। अब नॉन पोलर सॉल्यूमेंट जैसे कि केरोसिन हो गया, केरोसिन वगैरह जो हो गया, ठीक है। अब पोलर सॉल्यूमेंट जैसे कि वाटर हो गया, तो ये वाटर में तो सॉल्यूमेंट है, बट नॉन पोलर सॉल्यूमेंट जैसे कोलोसिन वगैरह में क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं वहां पे। अगर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन। और नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में वो कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। सॉलिड स्टेट में वो कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। बट उसको जैसे ही हमने क्योंकि वहां पे जो आयंस जो है, आयंस क्या होते हैं, वहां पे आयंस रिलीज नहीं होता। आयंस रिलीज नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, कैटायन और एनायन तो चाहिए ही, कैटायन और एनायन चाहिए ही, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए पॉजिटिव निगेटिव तो चाहिए ही, तो वहां पे रहता ही नहीं है। जैसे ही H2O में डाले तो कैटायन और एनायन दोनों मिला और ये लोग रिएक्ट करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वहां पे क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर ही देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को बोला क्या कर देते हैं, कंडक्शन कर देते हैं। अब जो मेरे कुछ भोले बच्चे होंगे उनको ये सारी टॉपिक्स तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब जो है कुछ जो बच्चे हैं जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे उनके लिए मैं छोटा सा मैं बात बताना चाहूंगा कोवैलेंट बॉन्डिंग का। क्या, चलिए कोवैलेंट बॉन्डिंग का जस्ट 2 मिनट का टॉपिक मैं लूंगा, क्योंकि ये जो है मैं डिटेल में बताऊंगा कहाँ पे, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में मैं डिटेलिंग में बताऊंगा, ठीक है। ये हम लोगों ने एक पार्ट किया। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है मेरे भोले बच्चों, देखो ये क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे गेन और लॉस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो रहा है भोले बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है यहाँ पे, है ना। चलो जैसे कि अगर मान लू मैं मान लू कि हाइड्रोजन के पास एक है। अब ये क्या करेगा, अपने ही जैसे हाइड्रोजन के पास, ये हमको पता है इसका ड्यूप्लेट पूरा होता है, तो अपने ही जैसे हाइड्रोजन के पास जाएगा और बोलेगा कि आप मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, और ये भी बोलेगा आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, और हम दोनों क्या करते हैं, एक साथ शेयर कर लेते हैं और क्या करते हैं, H सिंगल बॉन्ड H का फॉर्मेशन कर देते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को सिंगल बॉन्ड। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है मैं आगे जाकर के आपको कार्बन कंपाउंड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर वहीं पे अगर नाइट्रोजन क्या कैसा फॉर्म करता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, एक बार मैं बता देता हूँ। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को आगे जानने को मिलेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड में अच्छे से डिटेलिंग करके पढ़ेंगे, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आ जाते तो आप इसे लिख सकते हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये फॉर्म होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के बीच में, और ये जनरली नॉन मेटल के बीच में ही होता है। ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि एक नॉन मेटल होगा और एक मेटल होगा, ठीक है। जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल के ही बीच में ये कोवैलेंट बॉन्डिंग का यहाँ क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, क्यों, है ना। जनरली ये इसका जो है ये क्या होता है, पोलर सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, और नॉन पोलर में ये नॉन सॉल्यूबल होते हैं। चलिए इसी के साथ तो हम आ गए थैंक यू पेज पे, और इसी के साथ आप लोगों ने अराउंड 50 मिनट्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर देख लिया है। मैंने इसका आपको करवाया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद ऑल द रिएक्शंस, और अब मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया। आपको मैंने इस टॉपिक से मैंने आपको काफी सारी क्लियर करवा दी, कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्ड और उनके प्रॉपर्टीज को आपको मैंने समझाया, ठीक है। तो लेट्स सपोज तो आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब शेयर और लाइक करते रहो ताकि हम लोग सपोर्ट मिले, तो आप लोगों के लिए और ऐसे
वन शॉट वीडियो लाते रहें और आप लोगों को कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। तो चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड टिल देन गॉड ब्लेस यू।